नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन देने का भरसक प्रयास करते हैं। इसके लिए हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात एई सिविल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ट्रैक रेजिस्टेंस और ट्रैक्टिव एफर्ट के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रैक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ट्रैक when the movement of the train take place। जैसे ही आपकी ट्रेन मूव करती है उस समय बहुत सारे फोर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेन के मूवमेंट को रजिस्ट करते हैं। इसी तरह से ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के लिए और स्पीड को मेंटेन करते समय भी बहुत सारे रेजिस्टेंस लगते हैं, फोर्स लगते हैं जो कि जिनकी डायरेक्शन ट्रेन की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इन्हीं फोर्सेज को हम बोलते हैं ट्रैक रेजिस्टेंस। ये जो ट्रैक रेजिस्टेंस होते हैं ये ट्रेन के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ट्रैक के प्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं। ट्रैक का प्रोफाइल लेवल है या ग्रेडियंट पर है। इसी तरह से ये ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जब ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन से या किसी प्लेस से या उसकी स्पीड अप होती है, एक्सेलरेट होती है, तब भी ये रेजिस्टेंस लगते हैं। इसी तरह से ये जो फोर्सेज हैं उनका मेन एक कारण विंड भी है। विंड की वजह से ट्रैक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट। इन ट्रैक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए अर्थात ट्रेन को खींचने के लिए लोकोमोटिव को जितना एफर्ट लगाना पड़ता है या फोर्स लगाना पड़ता है वही हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट कहलाता है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है? आपका एक प्रकार से लोकोमोटिव या इंजन से रिलेटेड है। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जो होता है ट्रैक मॉडुलस। और ट्रैक मॉडुलस जो है कई बार एग्जामिनेशन में इसकी डेफिनेशन को ही पूछ लिया गया है। तो ट्रैक मॉडुलस जो है हमारा ट्रैक की स्टिफनेस का इंडिकेट करता है। ट्रैक की स्टिफनेस को इंडिकेट करता है। और इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि यदि हमारा ये ट्रैक है, ट्रैक में बेसिक 4 चीजें होती हैं कंपोनेंट में, परमानेंट के वे में, रेल, स्लीपर, बैलास्ट और फॉर्मेशन। तो जो स्टिफनेस है ये यदि हम इस ट्रैक की यूनिट लेंथ लें, यूनिट लेंथ यहाँ हमारे पर जैसे 1 सेंटीमीटर है, रेल की लेंथ यदि हमारी 1 सेंटीमीटर हो और जब हम इस पर व्हील लोड अप्लाई करें या किसी लोड की वजह से, व्हील लोड की वजह से इसके अंदर यूनिट डिप्रेशन हो जाए, यूनिट डिप्रेशन, तो जब ये व्हील मूव करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन भी 1 सेंटीमीटर हो तो उसके लिए जितने लोड की जरूरत होती है वही कहलाता है हमारा ट्रैक मॉडुलस। ट्रैक मॉडुलस मीन्स लोड पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट डिप्रेशन ही हमारा कहलाता है आपका ट्रैक मॉडुलस। तो ट्रैक मॉडुलस की यूनिट क्या हो जाती है? यदि लोड लें हम केजी में, यूनिट लेंथ लें रेल की सेंटीमीटर में और डिप्रेशन लें सेंटीमीटर में, तो ट्रैक मॉडुलस की यूनिट हो जाती है केजी पर सेंटीमीटर।
ट्रैक मॉडुलस या ट्रैक की जो स्टिफनेस है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्लीप रेल पर डिपेंड करेगी, रेल के सेक्शन के ऊपर डिपेंड। हैवी सेक्शन होगा तो लोड रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से स्लीपर पर डिपेंड करेगी, स्लीपर डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। बैलास्ट के प्रोफाइल पर डिपेंड करेगी, बैलास्ट के प्रोफाइल पर। और चौथा जो रहता है आपकी फॉर्मेशन की कंडीशन, फॉर्मेशन, इनके ऊपर ट्रैक मॉडुलस डिपेंड करता है। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स विच रजिस्टर फॉरवर्ड मूवमेंट एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कॉल्ड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब ट्रेन यदि इस तरफ से मूव कर रही है और ट्रेन स्पीड अप हो रही है तो उस समय जो फोर्सेज लगते हैं वही ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस कहलाती है। इन रेजिस्टेंस को हम मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक हो गया हमारा ट्रेन रेजिस्टेंस, ट्रेन रेजिस्टेंस, और ये दूसरा हो गया हमारा ट्रैक प्रोफाइल रेजिस्टेंस। ट्रेन रेजिस्टेंस के में कौन कौन से ले सकते हैं, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, जिनके लिए फार्मूला होता है या किसी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना होता है तो इसकी वैल्यू लेते हैं 0.0016 W। यहाँ पर W क्या है, टोटल वेट ऑफ द ट्रेन, टोटल वेट ऑफ ट्रेन। यहाँ पर हमको ध्यान देखना है तो टोटल वेट ऑफ द ट्रेन में क्या रहता है, इंजन या लोको, और दूसरा रहता है हमारी बोगी, तो अटैच रहती है, हो गई बोगी। तो ये वैल्यू अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है, फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, ये स्पीड रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू नहीं दी है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अब दूसरा होता है रेजिस्टेंस ड्यू टू वेव एक्शन एंड ट्रैक की इरेगुलरिटीज की वजह से। इसकी वैल्यू होती है 0.0008 WV। तो पहले थे 2 जीरो, अब हो जाएंगे 4 जीरो, 16 के 8 हो गए WV। तो याद करने का तरीका आसान है, 2 जीरो बढ़ाना है, 2 जीरो, अब 4 जीरो, WV। V यहाँ क्या है, आपकी ट्रेन की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ट्रेन स्पीड इन kmph। अब इसी तरह से आपका तीसरा जो ट्रेन रेजिस्टेंस है वो रहता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, हमारी एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। लेकिन इसको तभी कंसीडर करते हैं जब विंड वेलोसिटी एटमॉस्फेयर वाला रहता है, जब विंड वेलोसिटी हमारी 0 रहती, जब हवा नहीं चल रही होती है तब जो विंड की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वह कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। इसमें क्या करना है, 6 जीरो लेना है, 0.000006 WV स्क्वायर। लेकिन ये आपका जो है एटमॉस्फेयर की वजह से रेजिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ ट्रेन स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 0.6 × 0.06 WV स्क्वायर। तो इसका ये आपका स्क्वायरली या पैराबोलिक वेरी करेगा, ये लीनियरली वेरी करेगा, और ये विंड वेलोसिटी के आपके इंडिपेंडेंट। चौथा जो अपन ट्रैक प्रोफाइल लेते हैं, तो ट्रैक हमारा यदि लेवल में है तब रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा कोई राइजिंग ग्रेडियंट होगा, ये लेवल ट्रैक है लेकिन हमारा ट्रैक क्या है, एक एंगल पर है और राइजिंग ग्रेडियंट या असेंडिंग ग्रेडियंट है, तो ये जो इसका वेट है हमारा व्हील का वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो हमारा इसके पैरेलल आपका रहेगा रेलवे ट्रैक के, वो इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। तो ये रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट होता है, जिस तरह से हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़ा हुआ है ग्रेड कंपनसेशन, और उसकी वजह से हम ग्रेड कम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो इसी रेजिस्टेंस, इसी ग्रेड की वजह से ही हमको ग्रेड कंपनसेशन करना पड़ता था। इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट क्या होती है, W × % ऑफ स्लोप, W × % ऑफ स्लोप। ये जो हमारा आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्लोप के ऊपर।
स्लोप ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, स्लोप कम होगा तो ये रेजिस्टेंस कम होगा। इसके अलावा क्या रहता है, कर्व रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूले याद करना खास तौर से ग्रेडियंट और कर्व रेजिस्टेंस का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कर्व रेजिस्टेंस यदि हम ब्रॉड गेज का लिया है तो यदि ट्रैक कैसा रहता है, कर्व पर, जैसे ही ट्रेन कर्व पर मूव करती है तो उस समय रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वो प्रोफाइल की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और यदि हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक है तो इसकी वैल्यू रहती है 0.004 मल्टीप्लाइड बाई W मल्टीप्लाइड बाई D, और D जो है यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व, जिसको ऑलरेडी हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन में डिस्कस कर लिया है। और सभी जगह टोटल वेट लेना है। नेक्स्ट है, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो उस समय जो रेजिस्टेंस लगता है वो हमारा ट्रेन के वेट पर डिपेंड करेगा, और इसका फॉर्मूला है 0.515 W1। यहाँ पर जो W1 है वो एक्चुअल है हमारा वेट ऑफ इंजन या लोको, वेट ऑफ लोको। और जो W2 है 0.15 W1 प्लस 0.005 W2, और W2 क्या है, वेट ऑफ ट्रेन। W2 जो है हमारा वो है आपका वेट ऑफ व्हीकल्स, और व्हीकल्स जो है यहाँ पर हमको वेट लेना है टन में, यहाँ पर वेट लेना है टन में। एक्सीलरेशन की वजह से जो वेट होता है वो रहेगा 0.028 मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई W। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ट्रेन के वेट पर डिपेंड करेगा और एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, टाइम, उस एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाइड किया वेट ऑफ ट्रेन को, और 0.028 एक फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन आ जाता है। इन सबको जोड़ के हमारा ट्रेन रेजिस्टेंस बनता है। अब यहाँ पर हम कर्व रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रेड कंपनसेशन और कर्व रेजिस्टेंस से मिलकर बनते हैं। तो जैसे ही आप कर्व पर ट्रेन जो है कर्व को नेगोशिएट करती है तो उस समय जो रेलवे ट्रैक का प्रोफाइल है वो कैसा रहता है, कर्व पर रहता है। कर्व पर उसको नेगोशिएट करने के लिए, ट्रेन को नेगोशिएट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है, या इस रेजिस्टेंस को, कर्व रेजिस्टेंस को रजिस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत रहती है, उसे ही हम बोलते हैं कर्व रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कर्व रेजिस्टेंस, जैसे हाईवे में होता है उसी तरह से ये जो ट्रेन की बोगी होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है। रिजिड मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं है, और ये जैसा रेलवे ट्रैक है तो ये इसका, ये व्हील तो कर्व डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन ये जो इसका एक्सेल रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका इसका लीडिंग एक्सल होता है, लीडिंग मतलब जैसे आपने यहाँ से ट्रैक लिया है और ये हमारा मूवमेंट है आपका इस डायरेक्शन में, तो आगे वाला एक्सेल हो गया लीडिंग एक्सल और पीछे हो गया हमारा आपका। तो ये जो आपका लीडिंग एक्सल रहेगा, ये जो आगे इसमें व्हील रहेगा, ये व्हील क्या करेगा, आपका इस रेल से, इसका व्हील का फ्लैंज इस रेल से रफ करेगा, रगड़ेगा, और जिसकी वजह से कर्व रेजिस्टेंस होगा। मतलब शॉर्ट में क्या हुआ, लीडिंग एक्सल का आउटर रेल, लीडिंग एक्सल का आउटर रेल का, आउटर रेल का लीडिंग एक्सल का, लीडिंग एक्सल का जो आउटर व्हील होएगा वो आउटर रेल से रब करेगा, उसकी वजह से कर्व रेजिस्टेंस जनरेट होता है।
यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है कि ये हमारा कर्व है, कर्व पर ये क्या है, हमारा एक्सेल है, ये हमारा लीडिंग एक्सेल है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन ट्रेन की मूवमेंट क्या है, ये है। इसी तरह से ये हमारा ट्रेलिंग एक्सेल है। तो जैसे ही आपका ये कर्व पर मूव कर रही है तो ये आपका इसका आउटर लीडिंग एक्सेल का आउटर व्हील और आपका जो ट्रेलिंग एक्सेल है उसका इनर व्हील क्या करते हैं, आपके व्हील फ्लैंज और रेल रगड़ने लगते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट जो है हमारा, उसमें जो ट्रेलिंग एक्सेल का इनर व्हील रहेगा वो हमारा रेल से रगड़ेगा, जिसकी वजह से आपका, और दूसरा क्या चांसेज हो जाते हैं, आपका इधर वाला लीडिंग एक्सेल का इनर व्हील और ट्रेलिंग एक्सेल का आउटर व्हील रेल होने की कोशिश करता है, शार्प कर्व होगा तो ये कंडीशन और भी बिगड़ जाती है। तो इसकी वजह से आपको दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा, ट्रांसवर्स स्लिप टेक प्लेस इंक्रीजेज फ्रिक्शन बिटवीन व्हील फ्लैंज एंड रेल। रेल पर व्हील का मूवमेंट तो होना चाहिए था लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और कर्व पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह से यदि हमारा ट्रैक पुअरली मेंटेन्ड है, कर्व पर रेल जो हमारी बर्न आउट है या खराब हो चुकी हैं, इम्प्रॉपर हमारा सुपर एलिवेशन है, तब भी इस रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। यदि हमारा सुपर एलिवेशन जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से ज़्यादा होगा, तब क्या हो जाएगा, हमारा इनर रेल पर, आउटर रेल पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इनर रेल पर कम रहेगा। यदि सुपर एलिवेशन क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तब इनर रेल पर ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कर्व रेजिस्टेंस की क्या होती है, द वैल्यू ऑफ कर्व रेजिस्टेंस के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, तो कर्व रेजिस्टेंस इज इक्वल टू CFG डिवाइडेड बाई R। ये इसका डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को तैयार कर लेते हैं। तो इससे हमें ये रहेगा कि कर्व रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो एक आपका यहाँ पर फोर्स है ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, अर्थात म्यू की वैल्यू कितनी है, उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहेगा। जी क्या है, हमारा गेज ऑफ द ट्रैक है। यदि गेज ऑफ ट्रैक हमारा ज़्यादा है, जैसे ब्रॉड गेज में मीटर गेज से ज़्यादा होता है, तब हमारा कर्व रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से आर क्या है, सेंट्रल रेडियस ऑफ द कर्व, मीन रेडियस ऑफ द कर्व। मीन रेडियस का मतलब आउटर रेल और इनर रेल का एवरेज, वो हो जाएगी हमारा आपकी मीन रेडियस ऑफ द कर्व। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, कर्व रेजिस्टेंस C इज इक्वल टू, कर्व रेजिस्टेंस CR इज इक्वल टू CFG डिवाइडेड बाई R। मतलब क्या हुआ कि कर्व रेजिस्टेंस जो है, यदि हमारा गेज बढ़ता है तो कर्व रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कर्व रेजिस्टेंस CR इज प्रोपोर्शनल टू G एंड CR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मीन्स क्या है, रेडियस बढ़ने पर हमारा कर्व रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब इनकी वैल्यू क्या रहती है, यदि हमारा आपका ब्रॉड गेज कर्व, यदि हमारा कर्व ब्रॉड गेज पर है तो इसकी वैल्यू रहती है 0.04% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। मतलब 1 डिग्री के लिए 0.04% ऑफ वेट, तो जिसको हम परसेंट में नहीं लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0.0004 W वेट ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व। मीटर गेज के लिए ग्रेड कंपनसेशन की तरह यहाँ भी क्या हो जाता है, ये 0.003 W मल्टीप्लाइड बाई D डिग्री ऑफ कर्व फॉर मीटर गेज। नैरो गेज के लिए 0.002 W मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व, ये नैरो गेज के 4, ब्रॉड गेज के लिए 3, मीटर गेज के लिए, और 2 क्या है हमारा
नैरो गेज के लिए। अब हमारा कर्व रेजिस्टेंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कर्व रेजिस्टेंस जो है हमारा, स्पीड ऑफ ट्रेन यदि बढ़ती है तो कर्व रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसी प्रकार से क्या है कि हमारा कर्व रेजिस्टेंस जो है आपका सेंट्रल एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे आपका एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, इस कर्व की लंबाई ज़्यादा है ऊपर वाले की और नीचे वाले, और इनको आप मिलाया और इनका सेंट्रल एंगल देखा थीटा, तो ये दोनों ही कर्व का सेंट्रल एंगल क्या है, बराबर। इनकी लेंथ क्या है, आउटर कर्व की लेंथ ज़्यादा है और इनर कर्व की लेंथ क्या है, कम है, लेकिन दोनों का ही क्या है, सेंटर एक है, तो सेंट्रल एंगल भी क्या है, सेम है। तो यदि हम दो डिफरेंट रेडियस के कर्व लेते हैं जिनका सेम सेंट्रल हो, तो दोनों के लिए टोटल कर्व रेजिस्टेंस, मतलब कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 के लिए टोटल रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो सेंट्रल एंगल यदि हमारा सेम है, सेंट्रल एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दो कर्व है जिनका सेंट्रल एंगल बराबर है, लेंथ अलग अलग है, तब भी कर्व रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कर्व रेजिस्टेंस जो है हमारा ट्रेन के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेन की लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से नई रेल के लिए जो है कर्व रेजिस्टेंस कम होता है। न्यू रेल के लिए, न्यूली ट्रैक है तो कर्व रेजिस्टेंस कम रहता है, और ओल्ड है या डैमेज्ड रेल है तो उनके लिए कर्व रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट ले लेते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। अब इस ट्रेन रेजिस्टेंस को रजिस्ट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए लोकोमोटिव जो है, जो पावर जनरेट करता है, उसे कहते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। और लोकोमोटिव की पावर ही कहलाती है हमारी हॉलिंग कैपेसिटी। किसी ट्रेन को खींचने की, डिजायर्ड स्पीड पर खींचने की पावर कहलाती है उसकी हॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। और ट्रैक्टिव एफर्ट है या हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव है, वो हमारी क्या होना चाहिए, थोड़ी सी। द ट्रैक्टिव एफर्ट इज जनरली इक्वल टू और लिटिल ग्रेटर देन द हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकोमोटिव। लोकोमोटिव की हॉलिंग कैपेसिटी या ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो हो रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होना चाहिए। यदि हम ट्रैक्टिव एफर्ट को बहुत ज़्यादा ले लेंगे जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वजह से लोकोमोटिव के व्हील स्लिप होने लगेंगे, उसी जगह पर रोटेट करने लगेंगे। नेक्स्ट है, यदि ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करते हैं, स्टीम लोकोमोटिव जो कि अब ऑब्सोलेट हो गए हैं, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला था TE इज इक्वल टू ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर स्टीम इंजन इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई PD स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई D। यहाँ P क्या था, उसके सिलेंडर की तरफ दोनों सिलेंडर, पहले उसमें बॉयलर रहते थे, स्टीम इंजन यूज होती थी, तो जो सिलेंडर के दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस है वह कहलाता था P। जो D था वो हमारा था डायमीटर ऑफ पिस्टन। यहाँ पर जो कैपिटल D है वो आपका ड्राइविंग व्हील का डायमीटर था। तो ये आपके इसके, और L क्या है, लेंथ ऑफ द पिस्टन। नेक्स्ट, यदि हम डीजल लोकोमोटिव की बात करते हैं तो इसके लिए जो ट्रैक्टिव एफर्ट T होता है वो हमारा डिपेंड करता है HPR पे। HPR क्या है, रेटेड हॉर्स पावर ऑफ डीजल इंजन, जिसका फॉर्मूला है 308 मल्टीप्लाइड बाई HPR अपॉन V। V यहाँ पर जो है वो है स्पीड ऑफ लोको इन किलोमीटर पर आवर, kmph, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में दो तरह के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं, मोस्टली तो क्या होते हैं हमारे आपके AC लोकोमोटिव। तो जो DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट की वैल्यू रहती है A अपॉन VQ, जबकि
आपका एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए ये वैल्यू रहती है हमारी आपकी T इज इक्वल टू A/V5। ठीक है, तो अंतर V की पावर में अंतर है। V क्या है? स्पीड ऑफ द किलोमीटर। ये यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ना होके कांस्टेंट है। नेक्स्ट, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव कितना लोड हॉल कर सकता है, खींच सकता है, ये आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, और इसको निकालने का क्या है? तो स्टीम विच हैज बीन ए यूनिवर्सल सोर्स फॉर ट्रैक्शन इन रेलवेज इन द पास्ट इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, अब जो ट्रेन रेजिस्टेंस होता था इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। RT जो होता है वो है 0.0016 W प्लस 0.0008 WV प्लस 0.606 WV स्क्वायर। इसके ऊपर रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट क्या है? W मल्टीप्लाइड बाय 1/G% स्लोप। रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व के लिए यदि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के लिए अलग अलग वैल्यू है। इन तीनों को हम जोड़ दें। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दें तो हॉलिंग कैपेसिटी हो जाएगा आपका किसको? ट्रेन के रेजिस्टेंस को भी ले लिया, ग्रेडियंट को भी ले लिया और कर्व को ले लिया। तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये हमारी हॉलिंग कैपेसिटी किसके लिए निकल आएगी? जबकि हमारा केस होगा कर्व ट्रैक का, और जो कर्व ट्रैक भी है साथ में और ग्रेड पर भी है। राइजिंग ग्रेडियंट पर ही यदि कर्व प्रोवाइड किया है और इन तीनों इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड कर देंगे तो हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकोमोटिव हमारी आ जाएगी। अब यदि हमको कब निकालना है कि हमारा ट्रैक जो है वो आपका सिर्फ क्या है? स्ट्रेट भी है और लेवल भी है। यहाँ कर्व और ग्रेडियंट दोनों था, लेकिन अब क्या है? लेवल भी है और स्ट्रेट भी है। तब इसमें सिर्फ हमको क्या करना है? हॉलिंग कैपेसिटी हो जाएगी ट्रेन रेजिस्टेंस के बराबर। तीसरा जो केस बनेगा, इसको B मान लेते हैं, ऊपर वाले को ये हो गया, इसको C मान लिया। ऐसे केस में क्या है कि ग्रेडियंट तो नहीं है, लेकिन क्या है? ट्रैक जो है वो कर्व कंडीशन में, तो ट्रेन रेजिस्टेंस के साथ हमको जोड़ देंगे कर्व रेजिस्टेंस को। ये होगा इन केस ऑफ कर्व ट्रैक ऑन लेवल। तो अपना ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम कब है? कि जब हमारा ट्रैक कर्व पर भी हो और साथ में क्या है? ग्रेडियंट पर हो। तब तो हमें पूरे फॉर्मूलेज को क्या है? पूरे वैल्यूज को ऐड करना है। अब यदि लेवल पर है तो फिर ग्रेडियंट वाले को हटा देना है। यदि कर्व पर है, कर्व नहीं है, तो आपने को कर्व वाले वैल्यूज को भी नहीं न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये है, ये आपका कई तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और उसमें लोकोमोटिव के बारे में बताया जाता है, और लोकोमोटिव लिख देते हैं कि आपका ऐसे 262 लिख दिया। अब 260 का मतलब है कि यहाँ पर जो दो आगे वाले जो व्हील होते हैं उनको बोलते हैं बोगी या कैरियर। तो ये टोटल क्या है? इनका नोमेनकल्चर है 462। मतलब यहाँ पर 4 क्या है? आपके बोगी या कैरियर व्हील। अब 4 व्हील के लिए हमें 2 एक्सेल की जरूरत रहेगी। एक इस तरफ व्हील रहता है, एक तो जितने एक्सेल है उसके डबल व्हील हो गए। इसी तरह से जब नंबर देते हैं तो व्हील के हिसाब से देते हैं। 6 जो है ये है आपको ड्राइविंग व्हील। 6 जो है ड्राइविंग व्हील। तो यही क्या करते हैं? हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करते हैं। इन्हीं से हम हॉलिंग कैपेसिटी निकालते हैं। और तीसरा जो आखिर में होते हैं वो होते हैं रियर व्हील। तो 462 का मतलब समझ गए हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आता है तो हमारे काम के रहते हैं, जो बीच वाले 6 जो है वो ड्राइविंग व्हील ही हमारे काम के रहते हैं कि लोकोमोटिव पावर इन्हीं से जनरेट करता है।
हॉलिंग कैपेसिटी जो रहती है, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यदि ठीक है, हॉलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड वेट ऑन ड्राइविंग व्हील। इन व्हील्स पर जितना वेट आ रहा है, एक्सिल लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, वेट ऑन ड्राइविंग व्हील। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। ये जो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ रेल सरफेस और स्पीड ऑफ लोकोमोटिव के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर वैल्यू दी गई है, वेरी वेट या वेरी ड्राई रेल सरफेस हो तो 0.25 रहती है, हमको सिर्फ 0.25, और आपका ग्रीसी जो है, ग्रीसी तो रेलवे ट्रैक हो गया तो वहाँ तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है 0.03। इसी तरह एवरेज डैम्पनेस, तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि जो एवरेज डैम्पनेस रहती है नॉर्मली, तो इसकी वैल्यू होती है 0.17, 166, या टनल या फॉरेस्टी वेदर है जनरली तो न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू म्यू की वैल्यू दी होती है। ठीक है, डिजाइन पर्पज 0.1 से 0.3 के बीच में वेरी करती है, स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा स्पीड रहती है तो म्यू की वैल्यू कम होती है, और स्पीड कम होने पर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 0.2। अपने को तो ये फॉर्मूला याद रखना है, हॉलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। यहाँ म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑन ड्राइविंग एक्सेल। ठीक है, अब चूंकि हमारा था 462, तो यहाँ ड्राइविंग एक्सेल क्या थे, 6 पहिए थे, 6 व्हील थे, और 3 क्या थे हमारे ड्राइविंग एक्सेल, तो एन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स या नंबर ऑफ एक्सेल हो गया, तो यहाँ पर 3 पेयर थे ड्राइविंग व्हील के, तो ये हो गया एन। और जब हम इसको W इंटू एन को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल लोड ऑन ड्राइविंग व्हील। तो हॉलिंग कैपेसिटी के तो फार्मूले हो गए, या तो हमको टोटल लोड ऑन ड्राइविंग व्हील पता हो, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाइड कर दें, या हमको वेट ऑन ड्राइविंग एक्सेल पता हो और नंबर ऑफ एक्सेल पता हो, इन दोनों को गुणा करें और फिर हम क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाइड कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।